हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। सबको दोबारा से इस करंट अफेयर्स सीरीज में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स सेगमेंट का इंपॉर्टेंस लगातार आपके एग्जामिनेशन में बढ़ता हुआ जा रहा है। हम लोग आपके लिए कई सारे न्यूज़पेपर्स से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सेगमेंट्स है, चाहे प्रीलिम्स के लिए चाहे मेंस के लिए, आपके सामने लेके एवरीडे प्रेजेंट होते हैं। उसी क्रम में एक नया सेगमेंट, एक वन ऑफ द बर्निंग इशू आपके सामने लेके हम लोग आए हुए हैं, तो लेट्स डिस्कस इट। हम लोग बात करते हैं इंडियाज क्लाइमेट चेंज। इंडियाज क्लाइमेट, जस्ट अ मिनट। इंडियाज क्लाइमेट चेंज, भारत की जलवायु परिवर्तन नीति में बदलाव। इंडियाज क्लाइमेट चेंज पॉलिसी शिफ्ट प्रायोरिटाइजिंग एडेप्टेशन ओवर मिटिगेशन, समन की तुलना में अनुकूलन को प्राथमिकता देना। राइट, क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू है और ये आपका जीएस पेपर 3 से काफी ज्यादा रिलेटेड है, दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन है। ठीक, ये क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, दैट इज अ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज अब विजिबल हो चुका है। जो पहले किताबी बातें थी अब हमको रियलिटी में देखने को मिल रहा है। जैसे हाई टेम्परेचर्स, समर्स एक्सट्रीमली हॉटर होते चले जा रहे हैं, विंटर्स एक्सट्रीमली शॉर्टर होते चले जा रहे हैं, है ना। फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर्स एक रिकरेंट इवेंट होते हुए चले जा रहे हैं, जिसके वजह से हमको समझ में आ रहा है कि इसका मुख्य पर्पस, मुख्य कॉज अगर देखेंगे तो दैट इज द क्लाइमेट चेंज है। इसको लेके भारत ने क्या नीति में बदलाव लाए हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसको हमने द हिंदू से उठाया है। ठीक, और अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, प्रेजेंट टाइम में अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस परिवेश में इसको उठाया गया। इंडिया ने अभी रिसेंटली अपने स्टैंड को चेंज किया, है ना, अपने स्टैंड को चेंज किया। उसने कहा कि मिटिगेशन के जगह पे हमें क्या करना होगा, एडेप्टेशन रखना होगा। एडेप्टेशन को हम विशेष ध्यान देंगे क्योंकि भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने वाला है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश को अगर इक्विटेबल डेवलपमेंट पाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना है, तो इमिशंस कैटेगरी में आपको आना ही पड़ेगा। बिना रिसोर्सेज को यूज करे आप कभी भी डेवलपमेंट के रास्ते पे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और अगर हम इमिशन टारगेट्स को अगर लेके चलने लगे तो हमारा डेवलपमेंट का पेस काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने स्टैंड अपना चेंज किया है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम एडेप्टेशन ओवर मिटिगेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे। जैसे इंडिया इज सटली बट सिग्निफिकेंटली शिफ्टेड इट्स स्टैंड ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, प्रायोरिटाइजिंग एडेप्टेशन ओवर स्ट्रिजेंट इमिशन रिडक्शन टारगेट्स। जैसे हम लोगों ने टारगेट सेट कर रखा कि 2040 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन और 2035 तक मेजर लगभग 50% ऑफ द कार्बन इमिशन को हम रोक सकते हैं, जो अभी निकट भविष्य में जो है अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स द नेशंस फोकस ऑन अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ डिफेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। हमारा अभी का जो प्रायोरिटी जो हो रहा है, जो प्राथमिकता है, वो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, तीव्र आर्थिक वृद्धि दर के ऊपर हम विशेष फोकस कर रहे हैं अभी के लिए। गवर्नमेंट has increasingly questioned the international climate regime's fixation। गवर्नमेंट लगातार अंतर्राष्ट्रीय समाज के द्वारा जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन के लिए नए प्रकार के नियम ऊपर से थोपे जा रहे हैं, उसके ऊपर विशेष सवाल उठाया जा रहा है। भारत ये कह रहा है कि ये जो सो कॉल्ड डेवलप नेशंस हैं, जिनके वजह से एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज आया हुआ है, जिनके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिन्होंने डेवलपमेंट की उस फेज को अचीव कर लिया है, अब वो कह रहे हैं कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने की जरूरत है, आपको नेट जीरो कार्बोनेशन लाने की जरूरत है। जहाँ के डेवलपिंग कंट्री के मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को इस डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिला हुआ है। तो इंडिया इज ऑफ द ओपिनियन कि हम आपसे काफी ज्यादा पीछे हैं। अगर हमने अपने जनसंख्या का अगर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज और इक्विटेबल डेवलपमेंट को अगर इंश्योर करना है, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना ही करना पड़ेगा। और इस क्रम में कहीं ना कहीं 2070 का नेट जीरो कार्बन एमिशन सो कॉल्ड इम्पोज फ्रॉम द एबव, उसको हमें कहीं ना कहीं
पीछे की तरफ धकेलना पड़ेगा। इसी क्रम में भारत ने अपना स्टैंस को चेंज किया है। ये स्टैंस कोई नया नहीं है, इट इज नॉट कि बिल्कुल बहुत ज्यादा नया है, लेकिन अब इसके ऊपर बड़ी स्पष्टता से बात करी जा रही है। और इंडिया के चलते हुए इंडिया अपने क्लाइमेट पॉलिसी को थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट को जिसमें नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जा रहा है, और नेशनल इंटरेस्ट और क्लाइमेटिक इंटरेस्ट को बिना अंडरएस्टिमेट किए काम करने की कोशिश किया जा रहा है। आप समझ सकते हो कि जैसे इंडिया इज इंडिया इज प्रायोरिटाइजिंग इट्स need on its own term. India is prioritizing its own need on its own term rather than imposition from above, rather than imposition from the above, keeping in mind the idea of sustainability. ठीक, तो ये इंस्टेंस गवर्नमेंट का आपको काफी ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरीके से नए आइडियाज को लेके चल रहा है। जैसे अगर देखेंगे COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो हुआ था, ये लगभग आपके दैट वाज इन ग्लासगो में हुआ था, है ना। इसमें इंडिया ने कुछ इंस्टेंसेस लिए थे, 5 प्लेजेस लिए हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ने 5 प्लेजेस लिए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। सबसे पहला, इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल कंजम्पशन टू 500 गीगावाट बाय 2030। नॉन फॉसिल दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर विशेष फोकस करेंगे। दूसरा बात कहा गया था कि विल मेट 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 50% हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हम जो है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे बाय 2030। इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। टोटल कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने के बारे में बात करी जा रही है। इसी क्रम में फोर्थ वन, बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45% फ्रॉम अ प्रीवियस टारगेट ऑफ 35%। हमारे कार्बन इंटेंसिटी को भी हम डिक्रीज करेंगे, दैट इज लगभग 45%, और 2070 तक जाते थे हम नेट जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बनने वाले हैं। तो ये 5 प्लेजेस थे इन COP21 में। आप अगर देखेंगे बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। व्हाट इज नेट जीरो? ये नेट जीरो टर्म भी बार बार आपके पास आता है कि नेट जीरो टर्म क्या है। नेट जीरो का मतलब होता है कि जितना आप इमिशन कर रहे हैं उतने इमिशन को आप एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन के भी सिस्टम बना रहे हैं। जैसे net zero refers to a balance where emission of greenhouse gases are offset by the absorption of an equivalent amount from the atmosphere. Experts set net zero targets as a critical measure to successfully tackle climate change and its devastating consequences. Net zero का मतलब ये है कि जो आज जितना आप इमिशन करते हैं उतने इमिशन को आप एब्जॉर्ब करने का भी व्यवस्था बनाइए थ्रू ग्रीन एनर्जीज, थ्रू एफोरेस्टेशन, ग्रीनरी को इंक्रीज करके, है ना, अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करके। लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर। और इसके अलावा 3 अगर मेजर इमीटर के बारे में अगर बात करेंगे, 3 मेजर इमीटर दुनिया में जो है, जो सबसे ज्यादा जो है कार्बन इमिशन फैलाते हैं। अगर चाइना के बारे में बात करेंगे, चाइना ने इनिशियली 2060 तक नेट जीरो इमिशन का प्लेज लिया हुआ था, बट बीजिंग अनाउंस्ड नो न्यू प्लेसेस ऑन मंडे। मतलब COP21 में बीजिंग ने फाइनली नेट जीरो इमिशन के प्लेस को खत्म किया कि नहीं, हम जो अर्लियर हमने प्लानिंग कर रखा था, वी आर नॉट गोइंग टू अचीव इट ऑन इट्स प्रैक्टिकल मींस में उन्होंने काम किया। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी पावर को और आगे बढ़ाने के बारे में प्लेस लिया हुआ है, प्लस 2050 तक नेट जीरो इमिशन को अचीव करने के लिए भी टारगेट लिया हुआ है। और भारत ने उसी क्रम में 2070 का टारगेट लेके चला हुआ है। अब मुद्दे की बात है कि ये कितना ज्यादा व्यवहारिकता है, कितना नहीं। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ है जो क्लाइमेट शील्ड, क्लाइमेट के अगेंस्ट हमने बात किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करा जा रहा है कि आर्थिक वृद्धि को एक रियलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है।
इंडिया का जो क्लाइमेट पॉलिसी का जो रीअसेसमेंट है, जो पुनराकलन है, वो थोड़ा सा बहुउद्देशीय तरीके से हमको देखने की जरूरत है। बहुउद्देशीय, क्योंकि सिर्फ एक तरफा चीजों को लेके हम नहीं चल सकते, हमें समाज के ओवरऑल एस्पेक्ट्स को लेके साथ में लेके चलने की जरूरत है। अगर प्रैक्टिकल वे में देखेंगे तो 2030-2035 तक हमको दूर भविष्य में नहीं दिख रहा है कि हम कार्बन इमिशंस को हाफ में ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली अगर इसका मेन कल्प्रिट अगर देखेंगे तो इंडिया जैसे कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर इशारा करते हैं कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। ये स्थिति जो बियॉन्ड जो है रिडेम्पशन जो बना हुआ है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। इस सिनेरियो में इंडिया को लगता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के आधार पर अगर हम बहुत एग्रेसिवली अगर क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट लगाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, राइट? इस वजह से हमें क्या करना होगा? हमें बड़ा सोच समझ के जुडिशियस वे में आगे बढ़ने की जरूरत है। द बेनिफिट्स ऑफ इमिशन रिडक्शन आर ओनली रियलाइज्ड व्हेन द एंटायर वर्ल्ड कट्स इमिशन सिग्निफिकेंटली एंड इवन देन द इम्पैक्ट इज नॉट इमीडिएट। मतलब कि अगर इमिशन का बेनिफिट अगर लेना है तो सबसे पहले दुनिया भर के देशों में पूरी दुनिया का इमिशन कट करने की जरूरत है, तब जाके कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट तब जाके कुछ पता चलेगा। ऑन द अदर हैंड, adaptation offers direct and local benefits, strengthening infrastructure, improving water management, enhancing disaster resilience, can protect communities from climate change immediate effect। दूसरा तरीका ये है कि हम अडॉप्ट हुए। अगर हम अडॉप्टेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे तो हम लोकल और डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, वाटर मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना, प्लस आने वाले जो फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स हैं उन डिजास्टर्स के खिलाफ, उन डिजास्टर्स से अपने आप को लड़ने के लिए सक्षम बनाना। ये तीन तरीके से हम जो है एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट शील्ड और इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन को आगे सामने प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट शील्ड होगा क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो अभी रिसेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज को इन्वॉल्व किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 strongly supports this approach. It advocates that India must reach the standards of the developed nation by 2047 before focusing aggressively on achieving net zero emissions by 2070। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है कि 2070 के नेट जीरो एमिशन अचीव करने से पहले भारत को 2070 तक डेवलप्ड नेशन के कैटेगरी में पहुंचना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे पहुंचेगा? जब हम एग्रेसिवली इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे। दिस रिकमेंडेशन अलाइंस विथ इंडियाज एफर्ट टू बैलेंस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र गति में औद्योगिकरण को सस्टेनेबिलिटी के साथ मिला के देखना पड़ेगा। ये रास्ता इकोनॉमिक सर्वे ने हमको दे रखा है। रिसेंटली वे इकोनॉमिक सर्वे ने आपको ये रास्ता दिखा रखा है, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन अलोंग विथ सस्टेनेबिलिटी। हमने कुछ लेसन चाइना से ले रखा है। चाइना के साथ क्या है? अगर इंडिया अपीयर्स टू बी फॉलोइंग चाइना's ट्रेजेक्ट्री, चाइना का ट्रेजेक्ट्री कहीं ना कहीं हमको जो है इंडिया फॉलो करता हुआ दिख रहा है, जिसमें चाइना ने इकोनॉमिक एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को इमिशन से पहले प्रायोरिटाइज कर रखा है। मिड 1990s में ही चाइना का इमिशन लगभग आप देखेंगे तो 4 टाइम्स बढ़ चुका था, और उसके साथ साथ या उसके बाद भी चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफी तेजी दिखाई, जिसके वजह से उसके क्लाइमेटिक गोल्स भी अचीव होते हुए दिख रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है अचीव होता हुआ भी नजदीकी भविष्य में दिख रहा है। Now, as its emissions approach the peak, China is in a position to transition to clean energy at unprecedented pace. चाइना अपने क्लीन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी आगे रखने में काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इंडिया के दिमाग में है कि इंडिया भी उसी मॉडल को जो है रेप्लिकेट करना चाहता है, कॉपी करना चाहता है, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, एट द सेम टाइम क्लीनर एनर्जी पॉलिसी में भी हम आगे बढ़ सकें। रिड्यूस्ड ग्लोबल प्रेशर ऑन इंडियाज एनर्जी चॉइसेस एक दूसरा तरीका अगर हम देखेंगे। Another factor influencing India's climate stance is declining global focus on climate action। अभी रिसेंटली वे COP21 बाको में आपने देखा कि जिस तरीके से यूनाइटेड एफर्ट होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेके दुनिया भर के नेशंस के बीच में, हमें वो
जो है वो एग्रीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा था। इसके चलते हुए इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन प्लस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस नेशन होने के वजह से इंडिया को ये क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स लेने में इंडिया की तरफ से भी थोड़ा सा लचीलापन आपको दिखने को मिल रहा है। डिस्पाइट 2023-24 सेटिंग न्यू टेम्परेचर्स रिकॉर्ड्स, international priorities have shifted due to geopolitical tensions, economic challenges and technological conflict। 2023-24 में रिकॉर्ड टेम्परेचर राइज हमको देखने को मिला है, लेकिन इंटरनेशनल प्रायोरिटीज बदले हुए, जिस तरीके से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, न्यू टाइप ऑफ राइटिस्ट गवर्नमेंट्स का एंट्री हो रखा है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना, कहीं ना कहीं इन सब इंस्टेंसेस के वजह से ग्लोबल एग्रीमेंट बैकग्राउंड में चला जा रहा है। और ग्लोबल एग्रीमेंट के बैकग्राउंड में जाने का अर्थ ये है कि इंडिया अपने पॉलिसी स्टैंड को और क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज अब हाईली फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो उनको लगता था कि हमें एक बार जो है इनके द्वारा सपोर्ट मिलना चाहिए, डेवलप नेशंस के द्वारा एक फाइनेंशियल स्टिमुलस मिलना चाहिए, पैकेजेस मिलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं लैक होता हुआ दिख रहा है। अभी रिसेंटली वे COP29 समिट इन बाकू अजरबैजान, द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मेड टू असिस्ट डेवलपिंग नेशंस इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज वर डिसअपॉइंटिंगली लो। This has further eroded trust in global climate process as developing countries feel their concerns are not being adequately addressed। डेवलपिंग कंट्रीज को लग रहा है कि हमारे मुद्दे को, हमारे कंसर्न्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, एंड दिस डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू पे एनी अटेंशन टू अस। मतलब कि हमें अपना कार्य खुद करना है, तो लेकिन क्लाइमेट चेंज भी एक रियलिटी, एक हार्श रियलिटी है, तो हमें सस्टेनेबिलिटी और अपना रियलिस्टिक डेवलपमेंट दोनों को आगे लेके चलना है। Moreover, a declined decision of US President Donald Trump to withdraw from Paris Agreement in January 2025 and his push for the increased fossil fuel production has significantly altered the global climate landscape। अगर यूएस के बारे में देखेंगे तो यूएसए ने जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब तक क्लाइमेट चेंज पेरिस समिट से उन्होंने विड्रॉ किया हुआ है। ये अपने आप पे बहुत ज्यादा जो है दुख भरी चीजें हैं। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग। और यूनाइटेड स्टेट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी है, राइट। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि जब लीडिंग नेशंस अपने आप से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं, तो फिर हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती चली जाती है। तो हमें भी अपने नेशनल प्रायोरिटीज को विशेष ध्यान देना है ना। विथ मेजर इकोनॉमीज प्रायोरिटाइजिंग देयर एनर्जी नीड्स ओवर इकोनॉमिक कमिटमेंट्स, इंडिया फेसेस रिड्यूस्ड प्रेशर टू फेज आउट कोल एंड अदर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर इंडिया के ऊपर भी नहीं पड़ रहा है, राइट। इंडिया भी अपने इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को पहला जगह दे सकता है, राइट। सो these are the things that you need to understand। यहाँ से कई सारे प्रीलिम्स और मेन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन स्पेशली COP21, COP22, COP29 जैसे इवेंट से बनते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा, राइट। इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस मेंस अप्रोच में जीएस पेपर 3 में क्लाइमेट चेंज एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, तो आपको क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जो आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑल्सो इन इंटरव्यू में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड इफ यू गेट एनी क्वेरी काइंडली यू कैन कमेंट ऑन द चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। कल फिर हम लोग नए सेगमेंट के साथ मिलते हैं।